बिल्कुल दोनों यही करते हैं। माइक नहीं चल रहा ना, ये ना क्लास में। चलो बेटे, हमारे डीपीएसपी थे, डीपीएसपी तो कंप्लीट हो गए थे, मैंने लिखा दिए थे, सभी याद कर गए नहीं आए? मैंने बोला था आज सुनूंगा मैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट वाला आर्टिकल बताओ, 39 के सब क्लोज अलग अलग है, ए बी सी डी। इसमें किस आर्टिकल में लिखा हुआ है महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन? डी में था, डी में। ए में क्या था? छोटा है चल रहा हूं तो बड़ा में तो एक ही बात है। बी जो रिसोर्सेज का उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सी ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं बहुत सी चीजों में तो बहुत सारी आ गई। धन में पर्टिकुलर धन दे दिए, नहीं अलग अलग, जैसे मनी बिल और फाइनेंशियल बिल है ना, उस तरीके से। फिर ई में क्या था बेटा? डी। ई में दो महिला और बच्चों से, ई और एफ किससे था बेटे? महिला और बच्चों से रिलेटेड। 40 में क्या था? एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के बारे में किस आर्टिकल में था? पीछे 48 ए क्या था? एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन जो था, 48 ए। और 39 ए में क्या था? ए अभी तो बताया था ये। हाँ, और 37 सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, यानी कि डीपीएसपी क्या है? नॉन जस्टेबल है, नॉन जस्टेबल। हाँ वही तो बात है। चलो ये स्टेट की ड्यूटी है, ये क्या है? राज्य के कर्तव्य। अरे तू आ गया था इधर? अरे सर कुछ नहीं बेटे, हर चीज का सदुपयोग करना सीखो। कई बार वीरेंद्र सहवाग जल्दबाजी में 0 पे कई बार आउट हुआ है, वो तुम्हें नहीं पता उस जल्दबाजी के बारे में ना। आ गया और जो भी सवाल है सीधा मुझसे करा कर डाला। मेरी क्लास में तुम्हें पूर्ण आजादी है बोलने की, बाकी सब आचार संहिता लगी रहती है। ठीक है ना? नहीं वैसे बोलो, कोई रोक थोड़ी सकता है। मैं तो खुद पूछता हूँ तो बुलवाता हूँ, जल्दी बोलो बोलो। और क्लास में सिर्फ जब जरूरत होगी नहीं बोला जाएगा। 41 में क्या था बेटे? मनरेगा किसमें आता है? मनरेगा काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध 47। शराब पर प्रतिबंध भी था इसमें। कोऑपरेटिव सोसाइटी तो बनी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं इस आर्टिकल में 43 का भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो थी। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड किस किस के लिए होगा? संपत्ति अलग थी। उत्तराधिकारी किसको दी जाए? नहीं, उत्तराधिकारी संपत्ति जो उत्तराधिकारी किसको दी जाएगी? जो हमारे यहाँ तो अलग सिस्टम है ना, सबसे बड़े बेटे को उत्तराधिकारी। पिताजी की मृत्यु के बाद
जो अगर मृतक आश्रित में जॉब है तो सबसे पहले बड़े भाई को होगा, अगर उसकी राजी है तो छोटे को मिल सकती है। तो पहला हमारे यहाँ जो पगड़ी पहनाई जाती है पिता की मृत्यु के बाद, वो बड़े भाई को पहनाई जाती है। उत्तराधिकारी को है बड़ा, युवराज जिसे कहते हैं। और युवराज को क्या बनाया था? राजा बनाया जाता। तो युवराज कई बार ऐसा होता है छोटे को बना सकते हैं जब बड़ा अयोग्य हो, जैसे महाभारत। बाहुबली नहीं, महाभारत। बाहुबली का एग्जाम्पल देना उचित नहीं है, महाभारत का एग्जाम्पल देना उचित है। ठीक है। 45 में क्या था बेटे? पांडव नहीं मर गया तो पहले पांडव को दी गई थी गलती, पहले पांडवों को दे मर गए थे। कौन सा बेटे? 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों क्या था? फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी पहले, नहीं पहले जो था, फिर उससे क्या कर दिया? 0 से 6 साल कर दिया। नहीं, उसमें ऐसा कंडीशन, वो कहता पूर्णतः शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो उसमें कहा 6 से 14 तक का है। फिर इसमें क्या करा? 6 से 14 को कहाँ शिफ्ट कर दिया? 20 में में, और यहाँ क्या लिया है? बोला 0 से 6 कर दो, क्योंकि दोनों एक हो जाएंगे। फिर आगे जो पहले 6 से 14 राइट टू एजुकेशन था, इसमें वो फैमिली का कर्तव्य था या स्टेट का? गार्जियन की ड्यूटी है और स्टेट की ड्यूटी, दोनों। बिल्कुल, गार्जियन को पढ़ाना जरूरी है और स्टेट जो है मना नहीं कर सकता अगर सीटें हैं। इसमें कंडीशन होती थी कि जो भी प्राइवेट स्कूल है उनमें 25% सीटें क्या होंगी? गरीब बच्चों की नहीं खाली रहेंगी। कोई भी जो कोई प्राइवेट स्कूल है 25% गरीब बच्चों की। फिर उसमें था कि गरीब बच्चों की फी कौन तो देगा, तो उसमें स्टेट और यूनियन दोनों का 60% क्या सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% क्या स्टेट गवर्नमेंट। 46 में क्या था? SC ST और OBC, SC ST और जो भी कर सकते। हाँ, वो सरकार नहीं 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे की देख रेख तो परिवार है, वो 6 से 14 की बात चल रही है। हाँ, उसमें लेकिन बेटा लेकर तो वो फैमिली जाएगी। सबसे पहले हमारी ड्यूटी है, फिर राज्य की वो मना। जैसे पढ़ने का अधिकार, हाँ बिल्कुल दोनों का ही तो है भाई, मुझे पढ़ाने का अधिकार है, मेरे घर वाले मुझे पढ़ाना चाहते हैं, अब स्कूल क्या देगा? वहाँ एजुकेशन देगा, दोनों का। 7% देगा यूनियन और 40% क्या देगा? जैसे मिड डे मील नहीं है, तो मिड डे मील में 70 और 30 का रेशो है। कहीं कई सारी योजना जिनमें 60 और 40 का रेशो है, तो स्टेट का कम रहता है, यूनियन क्या ज्यादा है। और ये मिड डे मील किस में आता था? 47। 49 में क्या था? जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस का हमारे मोनूमेंट, उन्हें क्या करना? हमको प्रोटेक्शन देना। कौन से हमारे? लाल किला हो गया, पार्लियामेंट हो गया, नहीं यूनिवर्सिटी। 50 में क्या था बेटे? कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना। और 51 बताओ, सारे फंडामेंटल राइट बताओ। 7 जो तुम ही दोनों 7 नहीं है फंडामेंटल, अब तो 6 रह गए। 7 कौन कौन से? जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। समता कहाँ से कहाँ तक? तुम बताओ आगे। सोनू बताओ। थर्ड रो बताओ जल्दी। फंडामेंटल राइट पहला, इन्होंने दूसरा। आगे वाली रो इधर सेकंड फंडामेंटल राइट।
स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। सेकंड रो, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24 दोनों। आगे बेटा, तुम नहीं, पीछे तुमसे। धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल सबसे पीछे वाली दो बताओ बेटा। धार्मिक स्वतंत्रता के बाद घूमने फिरने का अधिकार, ये नहीं है। इधर पीछे वाले है बेटा, सांस्कृतिक। अच्छा, हाँ, धर्म की संस्कृति का अधिकार कौन सा बेटा? कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, 28 से 29, 29 से 30 है। 31 में क्या था? संपत्ति का अधिकार, इसे तो हटा दिया 44 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा। अच्छा, 1978 है 44 में, और 42 76 है, और 32 में क्या था? 6 प्रकार की रिट है, 5 प्रकार की रिट है। 12 में आर्टिकल में क्या था? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो मौलिक अधिकारों का कर सके उन्हें कम कर सके। हाँ वो हाँ वही तो है उसका। कोई ऐसे अधिकार नहीं बनेंगे जो दूसरे अधिकार क्या करते कम करें। और 33 में क्या करे बेटा? हाँ स्टेट छीन सकता है, कहाँ छीनेगा? कंडीशन के अकॉर्डिंग है, फिर तो वो नहीं है। केंद्र सरकार भी तो है इमरजेंसी के समय कंडीशन होती है, उसमें पता नहीं मेरे को, तो मैंने पढ़ा नहीं ज्यादा। कंडीशन के अकॉर्डिंग तो छीन सकते हैं। कंडीशन संसद तो करेगी बिल्कुल, वहां उन्हें इतने अधिकार नहीं है जितने यहाँ हैं। एकदम से किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ लेंगे, एकदम से लो नहीं है जैसा हमारे यहाँ, तो उनके क्या कर दिए? राइट से कम कर दिए। 31 का कौन सा बताए थे बेटा? 3 या 4? चलो मैं देख के बताऊं। और 35 में क्या था? 34 में संसद क्या बना सकती है? उन्हें पावरफुल बनाने के लिए। तो अब तो पता लग गया, पहले तो वही पढ़ते थे। पहले पढ़ते थे आप 14 से लेकर कहां तक? 32 तक, 12 13 छोड़ देते, और यहाँ 33 34 35 ही छोड़ देते। अब तो क्लियर सारे। और मौलिक अधिकारों को बदला जा सकता है संविधान संशोधन के द्वारा, बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़कर। पैंतीस में तो वो कर दिया ना, सीमित कर दिया उन्हें। हाँ 35 में तो मार्शल लॉ नहीं है वो। हाँ तो कानून बना सकते ना, कंडीशन के अकॉर्डिंग बना। उसमें एक कंडीशन है, शर्तें के कानून बना सकते किसी मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए। जरूरत क्या है? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। 17 तो नहीं बताया, 17 कहाँ बताया? 17 नहीं तो 17 में तो वो बताया था, आर्टिकल 17 में प्रभावी बनाने के लिए अनटचेबिलिटी को क्या लेकर है? SC/ST एक्ट लेकर है। SC/ST एक्ट है ताकि वो मजबूत रह सके।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चैप्टर है हमारा बेटे फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। इसके लिए बुक ले लो, एग्जैक्ट एरिया के लिए बड़ी अच्छी बुक है, हिंदी में केसी श्रीवास्तव, इंग्लिश में ए.एल. कासिम की है, द वंडर दैट वाज इंडिया। ए.एल. कासिम की बताया था वो अपना डीपीएससी में। हाँ 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 बता दूंगा, केसी श्रीवास्तव बढ़िया बुक है, वो एंशिएंट इंडिया बहुत अच्छा लिखा है, एनसीईआरटी में इतना नहीं है, एनसीईआरटी में तो बहुत कम है। अरे अनुभव ये मार कर अरे मार्कर है, फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य को ऐड करने वाला पहला देश कौन सा था? वेरी गुड, चलो मैं ऑप्शन देता हूँ, अब बताना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी फर्स्ट टाइम ऐड बाय, मौलिक कर्तव्य को सबसे पहले किसने जोड़ा था? सबसे पहला ऑप्शन जापान, दूसरा जर्मनी, तीसरा अमेरिका और चौथा रसिया या यूएसएसआर। कौन सा है? जिस तरीके से मौलिक अधिकारों को ऐड करने वाला पहला देश कौन सा था? ऐड अमेरिका। तो फंडामेंटल राइट्स को सबसे पहले किसने ऐड करा था? अमेरिका। और यहां पर किसने? जब मूल संविधान बना था, मूल संविधान मतलब जब संविधान बना था उस समय फंडामेंटल ड्यूटी कितने थे? 10 थे, 0 बिल्कुल। जब संविधान बना था उस समय कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, 0। फिर इंदिरा गांधी की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर कितनी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करने की बात की गई? अब ये भी ऑप्शन है, 8, 10, 12 और 11। सरदार स्वर्ण सिंह में 8 ड्यूटीज को ऐड करने की बात की गई। कितनी? 8 ड्यूटी। क्लियर? और ऐड कितनी हुई थी? 10 ऐड हुई। अब यहां से फिर एक प्रश्न, जो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी गठित हुई थी उस कमेटी में मेंबरों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी में मेंबरों की संख्या कितनी थी? 8, 10, 12। देखो मेरा प्रश्न पूछ रखा था, देखिए आप एकदम से आप प्रयास करो, कोई दिक्कत नहीं, गलत ऐसा नहीं ये गलत बता दिया, इसने बता दिया, आप प्रयास जोड़ी दस्ती उन्होंने रिकमेंडेशन करी थी किसकी? कि टैक्स पे करना चाहिए सभी को। टैक्स पे का मतलब समझते हैं ना? टैक्स पे का मतलब अपनी संपत्ति का सभी को ब्यौरा देना चाहिए। क्या लोग देते हैं ब्यौरा संपत्ति का? नहीं, इसका अर्थ ये। तो कितने? 12 सदस्य थे बेटे सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी।
और सरदार सरोज सिंह कमेटी की सिफारिश पर पहले कितनी थी 0, 10 फंडामेंटल ड्यूटी को ऐड किया गया। सरदार सरोज सिंह कमेटी। चलो एक बड़ा अच्छा प्रश्न आया था यूपीएससी में कि फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कौन सी रिट जारी कर सकते हैं? मैंडेमस क्यू वारंटो, ऐसा था वो। फर्स्ट मैंडेमस, दूसरा क्यू वारंटो, फिर था पहला, फिर दूसरा, फिर दोनों, फिर ना एक ना दो। आप चुप रहना। फंडामेंटल ड्यूटी के लिए कौन सी रिट जारी कर सकते हैं? रिट कर्तव्य के लिए पहला कौन सा, क्यू वारंटो या मैंडेमस? वही वाला कि आप किस हक से अपना कर्तव्य नहीं कर रहे। बोलो, अब क्यों नहीं बोलते जब बोलने का टाइम है? और ऐसे आपस में डिस्कस ना, ये बोल रहा मैंडेमस इसके अगेंस्ट कोई भी रिट नहीं है, ड्यूटी है ना एक ना दो, ना है ना एक ना दो। अब वो ये ना वो कर्तव्य की बात करता है ना, बोला कर्तव्य, बोला एक अवध, पता हो क्या देगा, बड़ा सही देगा कि एक बैंक कर्मचारी अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभा रहा तो फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत निम्नलिखित में से मैंडेमस रिट जारी की जा सकती है। फिर दोबारा देगा कि मैंडेमस रिट के साथ कौन सी रिट जारी कर सकते हैं? बड़े बड़े हैं ऑप्शन, जिसे देख के हम डरते हैं, हम पढ़ेंगे नहीं। बोला भागो, साइड से निकल लो एकदम से। तो इसमें रिट का कोई भी प्रोविजन नहीं। तो जब मूल कर्तव्य ऐड किए गए थे तो कितने थे बेटे? 0। सरदार सरोज सिंह कमेटी की न्यूमरेशन कितने थे बेटे? 10। फिर प्रश्न आता है और सरदार सरोज सिंह कमेटी में कितने मेंबर थे? 12। एक पे मेंबर लिखो, कौन कौन से मेंबर? एक बार बताओ, अभी प्रश्न पूछा था कि इनमें से कौन सा सरदार सरोज सिंह कमेटी में मेंबर नहीं था? अब बताओ कैसे पूछा है प्रश्न? भाई आप सुनो, जब हम वो पढ़ेंगे ना ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने थे? 7। तो 7 है ना, यहाँ एक तो याद हो गया, कौन सा? सरदार। 10 ही तो याद करने, वहां 7 याद करने थे, जरूरी है? ऐसे ही पूछा है, इसे भी पूछ सकता है और पूछ रहा है ना। मैं तो बता रहा हूँ, जब वो याद कर रखे तो इसे भी तो याद कर सकते हैं। चलो लिखो बेटे, सरदार सरोज सिंह कमेटी। सरदार सरोज सिंह कमेटी के बेटे अध्यक्ष, चेयरमैन तो कौन से यही थे? सरदार सरोज सिंह। अरे यार कभी तो खराब मौसम कुछ ऐसा ही। चलो फिर ये तो क्या हो गए? अध्यक्ष। फिर फर्स्ट मेंबर कौन थे? AR अंतुले। AR अंतुले। AR अंतुले ये सदस्य भी थे और सेक्रेटरी भी थे, सचिव भी थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो बेटे दूसरे मेंबर का नाम SS रे। SS रे। SS रे। तीसरे लिखो बेटे रजनी पटेल। रजनी पटेल।
चौथे HR गोखले, HR गोखले, कौन थे बेटे? HR। पांचवें बेटे VA, V फॉर विक्ट्री, VA सैयद अहमद। 6 VN, V फॉर विक्ट्री, VN गाडगिल। 7 CM स्टीफन, CM स्टीफन। 8 DP सिंह, DP सिंह। 9 DC गोस्वामी, DC गोस्वामी। 10 V फॉर विक्ट्री, V साठे, V साठे, सेठ जी वाला साठे। कितने हो गए? 10। एक बार रिवाइज करो। पहला चेयरमैन कौन था बेटे? सरदार स्वर्ण सिंह। फिर अंजुले, ये मेंबर भी थे और फिर बेटे दूसरा SS रे, तीसरा रजनी पटेल फॉर HR गोखले, फिफ्थ BA सैयद मोहम्मद, VN गाडगिल, CM स्टीफन, DP सिंह, DC गोस्वामी, VA साठे और 11 VV साठे और एक BN मुखर्जी, BN मुखर्जी। हाँ नहीं, B फॉर बॉय। तो अगर प्रारूप समिति में कितने मेंबर थे? 7 इंक्लूडेड अध्यक्ष, तो इंक्लूड 12। अब तो क्लियर। फिर प्रश्न आता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को किस कमेटी की सिफारिश पर एक्टिव किया गया? लागू ही तो था। कौन सा था बेटा? वर्मा कमेटी। कौन सी बेटे? वर्मा कमेटी थी। वर्मा कमेटी की सिफारिश पर इनको लागू किया। मौलिक कर्तव्य समाजवादी देशों से लिए गए। समाजवादी, तो समाजवादी कौन था? ये था। और ये रशिया की जगह कई बार क्या आ सकता है? USSR आ सकता है। क्या आ सकता है? USSR। हिंदी में पूर्व सोवियत इसकी फुल फॉर्म कौन जाएगा? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बताओ, अगर तुमने एशिया पढ़ा होगा या यूरोप पढ़ाया सही से तो ये पढ़ा होगा। तो मैं ऐसे नहीं जो उसने दिखा दिया वो ठीक है, बाकी कुछ पता नहीं आ गया। ये डब्ल्यू बनाने वाला बंदा बता ना, जितना डब्ल्यू चलाया है बनाने वाला बोला बाकी करना चाहिए। ऐसा नहीं है, मुझे लगता है ऐसे समझ नहीं आया ना, इसलिए तो बोला। कुछ अपने आप से पढ़ा करो, खाली क्लास के ऊपर डिपेंड मत रहा करो सब चीजें। बहुत सारी क्लास में नहीं हो सकती। अगर क्लास में नहीं है तो कम से कम 8 साल का कोर्स चाहिए। 7-8 साल, 7-8 साल तक पढ़ेंगे, 7-8 साल तक पढ़ लोगे
लगातार मैं तो पढ़ा सकता हूँ क्लास में, तुम नहीं पढ़ोगे और पढ़ना मत ना। नहीं, 7-8 साल में तो कहीं सचिव बन जाओ, अच्छी नौकरी लगी हो, IAS करके सचिव बन जाओ। अरे कुछ तो करेंगे, कुछ तो मोटिवेट करो भाई, सुना बिल्कुल नहीं बोला है, वही समझ आ गया। क्या नाम है जानते हैं? एक साल की पढ़ाई एक साल की बाकी पढ़ाई बाकी है। हाँ पढ़ाई पढ़ाई समझ से उसने लगा कि पढ़ाई का मतलब बताओ, केवल अपने आप पर। हाँ अपने आप को खोया नहीं, कमरे से बाहर निकलो। एक साल का मतलब 1.5 साल मतलब सब्जेक्ट में बता था 18 महीने सब्जेक्ट, लेकिन वो 18 महीने हम 7 साल में कवर कर पाए या 6 साल में कवर कर पाए, या वो 1.5 साल में हमने 18 महीने में 18 महीने कवर कर लिए। वो कवर करने की बात ऐसा ना, एक मकान बनने में अच्छा कितना समय लगा तो डिपेंड करता है। अच्छा मकान 1 साल में बन सकता है, 2 साल में बन सकता है, 3 साल में बन सकता है, बोला 8 साल हो गए। कभी पत्थर वाला भाग जाता है, कभी प्लम्बर नहीं आता, कभी इलेक्ट्रिक फर्नीचर वाला नहीं आता, कभी पीओपी वाली आती होगी, पेंटर जैसे। बिल्कुल पढ़ाई, और पढ़ाई कभी 1 साल हो सकती है, नहीं रेगुलरिटी नहीं, मतलब कुछ समय के लिए दिक्कत आ रही है। सेलिब्रेशन वाला एक इसीलिए पढ़ते पढ़ते ना आदमी खुद ही बोर हो जाता है, मतलब रेगुलर पढ़ रहा है तो महीने में उसका दिमाग 0% हो जाता है। यार क्या है, वही किताब, वही टेबल, वही मैथ, वही चीजें हैं, कुछ हो नहीं रहा, तो वो आता है उसे। लेकिन उसके पास ऑप्शन क्या है, फिर वो सोच कर 4 तरफ घूम फिर है, थोड़ा कुछ नहीं यही आता। ये साइकोलॉजी ह्यूमन साइकोलॉजी सभी के साथ है, बस इसमें जो व्यक्ति अपने आप को कंट्रोल कर गया वो सही है, कुछ बिखर जाता है। कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि कुछ लोग हैं कोडिंग करते हैं, अरे बहुत पढ़ रहा है लोग कुछ ये बातें लोग होते हैं, और कुछ ऐसा है जिससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पब्लिक कुछ भी करे। हम तो ज्यादा समाज में कोडिंग चलते हैं ना, जब समाज से आप हम पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते। कौन सी कमेटी थी बेटे? हाँ USSR होता है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। कितने देश थे इसमें? 15 में 3 अलग हो गए। जो 3 अलग हुए थे वो कहलाए बाल्टिक कंट्री, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। बाल्टिक सी के पास है, बिल्कुल ऐसे जे बना हुआ। और जो 12 कंट्री थे CIS, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट बने, जिनमें सेंट्रल एशिया भी। अब देखा है तुमने जो यूक्रेन वाला जो मुद्दा था, वो पूरा का पूरा बॉर्डर आ रहा ऊपर से, ये सारे वही कंट्री थे, पोलैंड से लेकर नीचे तक मालडोवा है नहीं, पूरे वो सारा बॉर्डर था। 3 5 सेंट्रल एशिया काफी सही है, काफी सही है। 5 तो ये हो गए और 3 थे वो रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया। रोमानिया, बुल्गारिया, सर्बिया, मोंटेग्रो, ऐसे कुछ था। मेरे एग्जैक्ट पूरे याद नहीं। नहीं, जापान में तो फंडामेंटल ड्यूटी है नहीं। हाँ जापान सोशलिस्ट था पहले की बात, इधर नहीं है, अमेरिका में नहीं है ड्यूटी। तो कहां से लेके बेटे? USSR। अब प्रश्न ये आता है, जो फंडामेंटल ड्यूटी है उनमें से कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है जो मोरल ड्यूटी है? ये फंडामेंटल ड्यूटी सुनो, फंडामेंटल ड्यूटी ये नैतिक कर्तव्य है या नागरिक कर्तव्य है या दोनों है? नैतिक कैसे हो, नागरिक कैसे? मोरल वो जरूरी है, जैसे नाच से जोड़ कर सम्मान जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों के जो भी उच्च आदर्श हैं, हम उनका क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। सम्मान कैसे? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव ने क्या लिया था? नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था।
इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? भगत सिंह ने। तो इस तरीके के हम जो ये थोड़ी है कि हमें, हाँ ये बताओ फंडामेंटल ड्यूटी होते क्या है, क्या है? राज्य ने नागरिक कुछ करने के लिए वो फंडामेंटल ड्यूटी। और बताओगे? सही बताया। फंडामेंटल के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल के लिए। देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा और विकास में सभी लोगों का क्या हो? योगदान हो, उसे क्या कहते हैं? ड्यूटी कहते हैं। और इन्हीं ड्यूटी को क्या कहा गया? इन्हीं को कहा गया क्या बेटे? फंडामेंटल ड्यूटी। खुद का विकास और खुद के साथ क्या हो? देश का विकास। ये तो ड्यूटी भी कहा है। खुद का विकास हो और किसका हो? देश का विकास। ठीक है, क्या ये दृष्टिविद है? क्या फंडामेंटल ड्यूटीज के रिगार्डिंग हमको पनिश किया जा सकता है? कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल ड्यूटी है जिससे रिगार्डिंग में पनिश किया जा सकता है? 11 में से ऐसी बता दो कौन कौन सी है। 1 2 3 4 ऐसे करके कौन सी? पहली है तो चलो 11। हाँ 1 7 9 और 11 वो पनिश है। राष्ट्र ध्वज का अगर कोई सम्मान नहीं कर रहा है, ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्र ध्वज आपको फहराना जरूरी है, आप फहराएं ना फहराएं, लेकिन आप अपमान नहीं करें। बात, आप राष्ट्र ध्वज को फहराने का वो थोड़ी है, मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार हो गया। नहीं रुको, जस्टिस नहीं, पनिश कर सकता है। अगर आप तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हैं तो आपको क्या किया जाएगा? पनिश किया जाएगा। और आप तिरंगा नहीं लगा रहे, कोई दिक्कत नहीं। आप राष्ट्रगान नहीं गा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप राष्ट्रगान के सम्मान में आपको खड़ा होना होगा। राष्ट्रगान मैं तो नहीं गा रहा, राष्ट्रगान हाँ बिल्कुल अपमान है। हाँ बिल्कुल, उसकी वीडियो बनाओ डाल दो। ठीक है, राष्ट्रगान के लिए क्या होना पड़ेगा? हमें उसके सम्मान में खड़ा होना। तो एक और ये वाली बात दोबारा बता दो, नैतिक कर्तव्य और नागरिक। नैतिक कर्तव्य में राष्ट्रगान नहीं आता, नागरिक कर्तव्य में आता है राष्ट्रगान, जिसके लिए पनिश किया जा सके, जिसके लिए सजा दी जा सके, वो क्या है? सिटीजन राइट। और जिसके लिए पनिश ना किया जा सके वो मॉरल ड्यूटी है। जो यहाँ बैठे ना, अगर कोई व्यक्ति बाहर उसे सुना ही नहीं आया, वो एक हंसता मुझे सुना ही नहीं आया। जो बाहर है कोई कह देगा मुझे सुना ही नहीं आया, और जो यहाँ है बाकायदा राजस्थान चल रहा है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल, जब हम थिएटर में जाते हैं तो नेशनल एंथम चलता है, तो हाँ सभी लोग खड़े जाते हैं। हाँ तो वो कहता वो फिर उसमें क्या कह देगा? बोला मैं डिसेबल्ड था। अरे वकील नहीं है, वकील कहते बोला इसे डॉक्टर ने मना कर रखा खड़ा करने के लिए, तो ये मजबूरी। अब कोई बेचारा फिजिकली हैंडीकैप्ड है या दिक्कत में थोड़ी खड़ा होगा, तो बोला इसे क्या है? डिसेबल्ड है, पैरों में दिक्कत थी, बोला इसलिए बैठा रहा, सर्टिफिकेट बना के बोला वकील इसलिए तो है। ऑडिटोरियम अब इग्नोर करें, बताओ क्या करें? सब ज्यादा तुमने देखा पढ़े लिखे लोग ही सब ज्यादा चलो तो समझ आए? मॉरल ड्यूटी नहीं, वो तो सम्मान है। क्या करे अपने राष्ट्रगान का, क्या करे? सम्मान, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है।
तो याद है छत्तीसगढ़ में पढ़ा था, झारखंड में क्या कर दिया था वो, तो बंदे कोई प्रेयर नहीं बोलेगी, ठीक है, उसमें क्या बोलने लगी, वो माउंटेन का कुछ हुआ था उसमें, हाँ उन्होंने क्या करा, फ्राइडे की छुट्टी घोषित कर दी थी, जुम्मे की छुट्टी रहेगी, अच्छा भी क्या होती थी, संडे की छुट्टी होती थी, और प्रार्थना में कोई हाथ नहीं जोड़ेगा, सब ऐसे ऐसे रहेंगे इस तरीके से। झारखंड कोई स्कूल था झारखंड में ऐसे होता, बोला हाथ ही जोड़ेंगे सब ऐसे करेंगे, तो उस पर फिर बाकायदा मुकदमा हुआ उसको। तो ये तो करते रहते लोग, कुछ लोग हाईलाइट में लाने के लिए, ऐसा भी तो है जबरदस्ती, मतलब सुर्खियों में आ जाएगा। हाँ अभी अरे यार सारे, मैं तो मना कर रहा हूँ, मैं तो पहले समझा रहा हूँ थोड़ा। तो मॉडर्न ड्यूटी अलग है और सिटीजन राइट क्या है, अलग है। तो 1, 7, 9 और 11 को अगर हम नहीं मानते हैं, उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमें क्या रहेगा, सजा का प्रावधान है। बाकी और के लिए हम करें या ना, वो हमारी मर्जी। क्लियर? जैसे कोई पहले वाला था ना कि हम, सेकंड वाला कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में जिन लोगों ने क्या करा है, पार्टिसिपेट करा है, उनके कुछ आदर्शों क्या है अपनाएं। हम तो नहीं मूवमेंट चला रहे कोई, हम तो नहीं करे भारत को बदलने की बात। अब था नहीं एक टुकड़ा गए कि भारत में क्या होगा, भारत की क्या है संप्रभुता, एकता को कोई क्या है खंडित नहीं कर सकता, जो हमारी इंटीग्रिटी है। और क्या करा, हम भारत के होंगे टुकड़े करेंगे, टुकड़ों में कौन आता है, भारत क्या हुआ, अलग अलग हो गया। अरे शुरू से ना दिल्ली सल्तनत कर पाई, ना मुगल कर पाए, ना अंग्रेज कर पाए, तो क्या खा करेंगे भारत के टुकड़े। जब जिसका शासन था तभी नहीं हो पाया, अब तो हमारा ही शासन है, खराब हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। असल में जेएनयू में एक स्टेटमेंट जेएनयू में लिखा हुआ था, ब्राह्मण भगाओ देश बचाओ। जेएनयू में, हाँ वहां यही तो है, वहां टोटल कम्युनिस्ट है वो कम्युनिस्ट कैसे है, वो दिन में तो कम्युनिस्ट है और रात में कौन है, वो पूंजीपति। वो बढ़िया से टाई वाई लगा के बढ़िया गया किसी बार बैठा हुआ लेक्चर, दिन में क्या हो लेक्चर झाड़ रहा है कम्युनिस्ट। देखा नहीं ममता बनर्जी, टूटी हुई चप्पल, ममता ने देखना कभी चप्पल कैसी होगी, जैसे ना चप्पल वो रहती है पत्ती के उसमें गांठ मान रखी है टूटी हुई, और कौन सी साड़ी, एक वही साड़ी। और देखा अभी कितना जबरदस्त एजुकेशन घोटाला था, जो टीचर का रिक्रूटमेंट था। हाँ बिल्कुल बोलेगी, हाँ उसमें तभी तो ये धनखड़ जो थे, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट वहीं के गवर्नर थे, तो आए दिन इनकी चलती रहती थी। तो यही तो कुछ क्या कहते, मॉरल ड्यूटी है जिनके उल्लंघन पर करने पर क्या है, उन्हें सजा नहीं मिलेगी। लेकिन ड्यूटी का सिटीजन राइट था, सिटीजन में तो आते, ड्यूटी है, तो ड्यूटी है ना, हाँ ठीक है, क्लियर। एक प्रश्न होता है, एक प्रश्न था, एक प्रश्न लिखो जरा। चलो एक प्रश्न लिखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है। अरे ये बताओ, पवित्र नारायण सर तुम्हें क्या करा दिया, फंडामेंटल राइट क्लास में तो तुमने तो पढ़ लिया, नहीं हम तो पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट होगी, कल है। क्या कह रहे हो, मुझे ऐसा लगता है तुम पूछ रही हो या मुझसे बता रही हो। देखो बेटे, सर आप अपना पढ़ाओ, भविष्य के साथ सोचो। अरे
तुम भी वैसे झूठे दावे करती हो। एक दिन क्लास आती हो, 3 दिन छुट्टी मारती हो। मुझे आज बुखार भी हो रहा है, मेरी मजबूरी क्लास आती है। तो तुम्हें ड्यूटी और राइट्स दोनों निभाने हैं। नहीं बात मैं भी नहीं हूँ, ऐसा थोड़ी है, मेरी तबीयत खराब में नहीं आ रहा। हाँ देखो उल्टा हो रहा है, मास्टर बीमार होकर भी आ रहा है। मतलब तुम कितने चालाक हो, पैसे भी कमा रहे हो, पढ़ भी रहे हो। चलो नहीं, मैं वैसे ही कह रहा था। देखो मेरी बात कहने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी का दिल दुखाने वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा मतलब करो, क्योंकि मेरा नेचर थोड़ा सा ऐसा नहीं, मतलब मैं सीरियस सा मैं भी और बच्चे तू भी ऐसे ही हो जा बिल्कुल। मतलब पढ़ने से पहले एग्जाम पास करने वाली स्थिति नहीं कि एकदम मतलब हम आईएएस जैसे दिखने लगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आईएएस बनो, ऐसा नहीं कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं पहले से लाल बत्ती में आना शुरू कर दूं, घर वालों के पैसे पहले छुपवा दूं बहुत सारे कि एक नया सूट पहन के जाना है, दिखाना भी है, जूते 4 जोड़ी हैं, ये कोट बनवा दिए 20 जोड़ी, और पता लगा पी पास नहीं हुआ, मारेंगे और फिर मुझे मारेंगे। तो उसके लिए ऐसे नहीं, कैसे नहीं बोला, एकदम उसी के नेचर में आओ। नेचर वेचर कुछ नहीं, एकदम चेंज हो जाती नेचर आईएएस बनने के बाद एकदम। देखा नहीं, जैसे ही बन जाओ एकदम सब कुछ चेंज हो गया। तो बनना जरूरी है, दिखाना जरूरी नहीं है। बनना जरूरी है, दिखाना नहीं। लोग दिखाने जा रहे इस बात को, देखा नहीं, तुम लाइब्रेरी बैठो, बोला किसकी तैयारी करा, आईएएस नहीं कहते, अब तो नया एएस। हमारे टाइम में हम प्री एग्जाम कहते थे, अब नया आ गया पीटी की तैयारी। पीटी ये शब्द मॉडिफाइड शब्द है, जैसा ट्रेन है ना, ट्रेन आ गया, ठीक है। अब देखा, अब बच्चे तैयारी करने के लिए महंगी महंगी बोतलें, महंगे महंगे बैग, महंगे महंगे कपड़े, सबसे पहले जरूरी है। क्लास में एंट्री से पहले मतलब ये रिक्वायरमेंट है। बोला क्लास की तो बात है, पहले ये दिलाओ, एक अच्छा वाइट क्राफ्ट का बैग दिलाओ, अच्छे जूते रीबॉक के बढ़िया से, और वो 2 कैमरे वाला मोबाइल, 2 वाला एप्पल वाला, जो एप्पल का। हाँ सच में ये भी स्टेटस सिंबल हो गया। जब तो अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति जाए ना, कुर्ते पजामा पहन के तैयारी करे पूरी क्लास, बिल्कुल, तो ये ग्लैमर आ गया, ठीक है। तो इन सब नहीं देखो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल मैं पागलों की तरह हो जाऊं, नहीं, मुझे सलीके से रहने की क्या है, जरूरी है, सलीका जरूरी है। लेकिन सलीका का मतलब नहीं, इकोनॉमिक्स 2 चीज कहती है, एक होती है जरूरत और एक होती है चाहत। जरूरत का मतलब जो मुझे आज जरूरत है मैं उसी में पैसे खर्च करूं। अब ऐसा नहीं कि मुझे जरूरत में जो है कितने की 5000 रुपए की है और मैं अपनी चाहत से 20000 रुपए खर्च कर रहा हूं, नहीं। स्टूडेंट को जरूरी नहीं है, उसके लिए एप्पल फोन जरूरी है मेरे हिसाब से। हाँ अगर तुम्हारी जॉब लगी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप फुल्ली किस पर डिपेंड है, घर वाले बेचारे 60,000 रुपए का पहले फोन मिलाएंगे तुम्हें, फिर 1.5 लाख रुपए तुम्हारी खर्च करेंगे फीस में, फिर वहां रहने के लिए 15,000 रुपए वैसे किराया। तो थोड़ा सा तुम भी तो उसे कहते हैं कॉस्ट कटिंग करना। अभी काम चला लो, मोबाइल की जगह लैपटॉप लो ताकि हम पढ़ सके। मेरी जब तुम घर वाले बनोगे ना तुम्हारे परिवार का, तब पता लगेगा तुम्हें। पर नहीं बेटे ये वाली चीज नहीं, ये वाली देखिए नहीं, हाँ फटी फटी बिल्कुल रग बग खूब चलती नहीं, पहले के मैं पहनता, लेकिन मैं यहाँ पहन के नहीं आता। अरे और तो और एक लड़की तो ब्लेड से काट रही थी अपनी जीन्स को। ठीक है, तो आप लोग मेरे कहने बेमतलब में पैसा खर्च ना करें घर वाले, प्लीज। बड़ी मेहनत से कमाते हैं बेचारे, ऐसा नहीं कि उड़ा दिया, जरा ऑटो थी या कर रखी है कैब, मतलब नहीं हम तो कैब से जाते हैं। चलो क्या था बेटे, क्वेश्चन है कौन सा मौलिक कर्तव्य सही है। हाँ मतलब एक पूरा वही था स्टेटमेंट है ना, 2 शब्दों में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है। पहला, फर्स्ट मतलब कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी इंडियन सिटीजन के लिए क्या है, सही है। पहला सुनो, पहले क्वेश्चन को समझो।
इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है। मतलब लीगल एड है, ड्यूटी के लिए लीगल एड का है ही नहीं। पनिश हो सकते हैं, पहला नहीं है, गलत है। दूसरा, ये सभी कानूनी कर्तव्य से संबंधित है, नहीं कहा कोई, तो दोनों ही गलत हुए नहीं। अब तो समझ आया। तो इसके लिए वही जस्टेबल है। अब मैं सीधी भाषा में, जस्टेबल है नहीं, क्या कोर्ट जा सकते हैं, नहीं जा सकते। अब उसने अपनी भाषा में क्या बना दिया, क्वेश्चन। क्लियर। दूसरा प्रश्न सुनो, इसलिए लिख लेंगे, ये जब हम पूरा पढ़ेंगे ना, ड्यूटी लिख लेंगे। भारत की संप्रभुता, संप्रभुता मतलब सॉवरेनिटी, एकता, इंटीग्रिटी और अखंडता। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा को बनाए रखने का प्रावधान, बनाए रखने का प्रावधान। पहला ऑप्शन संविधान की प्रस्तावना, दूसरा बीपीएससी, तीसरा फंडामेंटल राइट और चौथा फंडामेंटल ड्यूटी। यहां तो दोनों दे रखे, इसलिए तो पूछा है, दोनों दे रखे। ड्यूटीज की वैल्यू ज्यादा है। अगर ड्यूटीज ना होता तो प्रियम, या वो अगर ऐसे देता 1 2 2 3 1 4 तो 1 4। तो यहां ड्यूटीज को ज्यादा क्या है, जैसे एक प्रश्न आता है, सुनो इसका एक एग्जांपल बताता हूं। एक प्रश्न आता है, जब रिवर ऑफ इंडिया पढ़ोगे तो पेनिनसुला रिवर पढ़ी है किसी ने, प्रायद्वीप भारत की नदी। तो पेनिनसुला रिवर का जो क्रम है, सबसे लंबी गोदावरी है, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, नर्मदा फिर महानदी, फिर उसके बाद कावेरी और फिर ताप्ती। तो वो कहता है कि सदन गंगा किसे कहा गया, उसमें गोदावरी को ऑप्शन में और कावेरी, तो गोदावरी को लगाएंगे। और अगर कावेरी आता इंडिविजुअल तो कावेरी को लगाएंगे। दक्षिण की जो पवित्र है, जैसे हम गंगा को मानते हैं ना, हाँ सदन गंगा जो है, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ गंगा को पवित्र कहते हैं, बिल्कुल यूरोप की गंगा अलग अलग है, यूरोप में इटली की गंगा अलग है, को लंदन में अलग है, थेम्स, और श्रीलंका में अलग है, म्यांमार में अलग है, और साउथ ईस्ट एशिया में अलग है। सब ये किसके हिसाब से, पवित्रता के हिसाब से। मतलब वो क्या मानते हैं, पवित्र। जैसे ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी किस नदी को, नदी तमा, माते तमा, देवी तमा। तुम नदी हो, तुम देवी हो, तुम माता हो, कहा सरस्वती। ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी, टाइटल दिया था कि तुम क्या हो, नदी हो, तुम देवी हो और तुम क्या हो, माता। नदी तमा, माते तमा और देवी। सही से पढ़ना जा रहा है इसका। ऋग्वैदिक पीरियड में प्रश्न बड़ा बढ़िया पूछेगा एग्जाम में, और यही देखता है, अगर मेंस में जरूर पूछता तो एग्जामिनर ये वैदिक पीरियड को सही से पढ़ते हैं। हर किसी को टीचर चाहता कि इस पार्ट को बच्चा अच्छे से पढ़े, और यहाँ मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं अगर सही से पढ़ोगे। संस्कार सही से पढ़ना, संस्कार तो पता है कितने हैं, 16 संस्कार। उपनिषद कितने, 108। उपवेद कितने वेदों के, वेदों के उपवेद 4 और वेदांत 6। कितने अंग वेदों के, 6। और विभाग कितने प्रकार के, 8 प्रकार के विभाग हैं। और पुराण 18 क्या है, पुराण है। और दर्शन कितने, 6 क्या है, दर्शन। उपनिषद कितने, 108। और वेदों के अंग, वेदांत, वेदांत तो वेदांत कह रहा हूं, वेदांत। और आश्रम 4 4 आश्रम है। और वर्ण कितने, वर्ण कितने, 4
4 क्या है वर्ण, तो ये सही तो पढ़ना। इसका मतलब है कोई धर्म की शिक्षा दे, धर्म नहीं है। कभी धर्म बोला है तो धर्म पढ़ा दिया है। चलो एक बार हम बताया था मुझे, जो हमारा संविधान बना था तो उस समय एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। कितनी थी? 0। फिर 10 का ऐड हुई, 10 ऐड हुई बेटे 42 कमिटमेंट एक्ट 1976। एक्ट प्रोजेक्ट कितनी है? राइट टू एजुकेशन। कब जोड़ा गया इसे? 86 कमिटमेंट एक्ट 2002। ठीक है, अब जिससे पूछो वही बताएगा। बताओ आगे वाली 3 दो, राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ? आगे वाली 3 हो, इधर आगे वाली 3 हो। राइट टू एजुकेशन को थोड़ा सा हो गया था 2002। चल डेट हो गया, बीएड में पढ़ाया जाता है। बीएड बीटीसी वाले सब पढ़ाते हैं, डीएलएड बीएड ये तो सब पढ़ाते हैं। 1 अप्रैल 2010 से क्या है लागू। तो वर्तमान समय में कितनी फंडामेंटल ड्यूटी है? 11। अनुमूल संविधान में कितनी थी? 0। किस कमेटी की सिफारिश जोड़ा गया? सरकार कमेटी। कितने मेंबर थे? 12। क्लियर? लागू। मैं तुम्हें एक पॉइंट फालतू बता रहा हूँ। तो 86 में संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा राइट टू एजुकेशन 6 से लेकर, ये तो काफी बार पढ़ी है। हाँ 1 अप्रैल 2010। हाँ बेटा चले जाओ, ये तो डीपीएससी है, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, और सबसे पहले कहां को जोड़ा गया है? जापान में। हमारे यहाँ में कहां से लेके भारत से? ये क्लियर। मोरल ड्यूटी अलग है और सिटीजन ड्यूटी क्या है? अलग है। मोरल ड्यूटी के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, लेकिन जो सिटीजन ड्यूटी उसके लिए क्या है? पनिशमेंट है। वो कौन कौन सी है? 1 9 1 7 9 1 7 9 क्या? आज था? अच्छा अरे नहीं है, अभी तो सिर्फ बता रहा है। तो हाँ अभी लिखा, अरे अभी लिखा है आप अभी से जो मैंने पढ़ा है जो ये बता, ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूटी तो बहुत कंफ्यूज था, और ड्यूटी जब पूछेगा अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएससी याद है तो इनके अलावा तो बचे क्या हो? ड्यूटी। ये वैसे हो गया, लेकिन ये याद करनी जरूरी है। मैं 3 ड्यूटी देगा, 1 डीपीएससी देगा। मैं ऐसा कौन सा ड्यूटी है, कौन सा राइट है और कौन सा क्या है? डीपीएससी। इस तरीके इन्हें रिवाइज करो एक बार फटाफट। ये ऐसे हो गए उसके बारे में
3000 यूपीएसआई की वैकेंसी आई है अभी, 3000 यूपीएसआई। एसएससी में तो अरे सीजन का पेपर भी तो आया, कैसा हुआ? ठीक है, कल वाला तो 69 कितने में से? अब बेटे देखो कौन कौन से फंडामेंटल ड्यूटी है, देखो जरा समझो। पहला ही है, कल लिखाऊंगा इन्हें, पहला भी समझाता हूँ। संविधान का पालन करे, इसमें एक दिक्कत है इसलिए बता रहा हूं इसको। संविधान का पालन करे, उसके आदर्श जो आइडियल और उसकी संस्था, राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का आदर करें। ये जो संस्था है ये क्या है? संस्था का मतलब संवैधानिक निकाय या सभी वही इमारतें, लाल किला, इंडिया गेट, पार्लियामेंट, तो इसमें कौन आएगा? इसमें आएगा सिर्फ जो भी क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक संस्था। और संवैधानिक संस्था क्या है? जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, राज्य विधान मंडल हो गया, पीएम हाउस हो गया, राष्ट्रपति हाउस हो गया, ये सारे इसमें संस्था। बिल्कुल इन्हीं का हाँ, वो तो आगे भी तो आएगा। और डीपीएस नहीं पढ़ लिया आपने? हाँ, तो नहीं, इसमें तो अलग से संस्था का क्या करेंगे? सम्मान करेंगे। इसका मतलब है कि तुम सुप्रीम कोर्ट में जाके मत थूक मत देना, ठीक है? तो तुम्हें पता लग जाएगा। आज जो सीआईएसएफ वाला ना, वो डंडे इतने मारेगा जब तक खटी टूट जाए। हाँ, अब तुम हिंदी बोलते रहो, सब पता नहीं, वो अंग्रेजी में आती नहीं ना हिंदी आती, पता चलेगा जब तक कान टूट गई, जब उसके बाद पता लगा छोड़ दो। क्लियर बेटे? तो राष्ट्रगान अब क्या था, फिर इसमें क्या करा इन्होंने, इसे क्या कर दिया ये। हाँ, एक बात होती, जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये नागरिकों के लिए है या व्यक्ति के लिए है? फिर वही वाली बात, व्यक्ति में दोनों आगे, विदेशी भी। याद करो, फंडामेंटल राइट कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट है जो किसको? नागरिकों को है। नहीं, अरे जो उसका पहले से कंडीशन नहीं है शर्त, जो उसने वहां पर अपना क्या बनवाया, पासपोर्ट बनवाया। अरे ड्यूटी का मतलब यहाँ भी तो करेगा, पनिश तो कर देंगे उसे हम। अगर वो हमारी किसी को क्या करेगा, गलत करता तो क्या करेंगे? अब वो लाल किले पे जाकर तुम्हें वो अभद्रता करेगा। अभी सुनो, उसमें जाके कंडीशन लिखी होती है, इन चीजों का तुम्हें पालन करना है। अगर ये नहीं करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी विदेशी के लिए नहीं है। वो राष्ट्रगान का हमारे का वो खड़ा हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। नहीं समझ आया? विदेशी के लिए नहीं है। नहीं, वो अपमान, वो उसका अपमान नहीं है, वो खड़ा नहीं हो तो अपमान नहीं है। हाँ, तो और क्या है? अच्छा, उसके लिए अब तुम्हें वही तो बताया था, एक चाइनीज नहीं था यहाँ, उसने एक चाइना का था, अभी 4-5 महीने पहले की बात है, सर्दियों की बात है। वो एम्बेसी से था और यहाँ मेरठ में रात को वो गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, उसने पूरे उसमें मतलब होटल लगा घुमाया, जिससे बहुत लोगों को टक्कर वक्कर मारी, उसे पकड़ा गया, उसका पासपोर्ट छीना, चाइनीज एम्बेसी को बुलाया गया, तुरंत सब पकड़ के ले गए। तो ऐसे ना मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट गाड़ी घुमाने का, तो लोगों को टक्कर मारता चला गया, वो सही हो। क्लियर? तो ये किसके लिए? विदेशियों के लिए नहीं है। किसके लिए? भारतीय नागरिकों के लिए। दूसरा क्या था, जो हमारे नेशनल मूवमेंट में जिन लोगों ने क्या करा, पार्टिसिपेट करा, उनके क्या आइडियल्स, आदर्शों को क्या करेंगे, हम फॉलो करेंगे। जो आदर्श जैसे किसका, बाल गंगाधर तिलक है। कौन है? बाल गंगाधर तिलक, या भगत सिंह है, या राजगुरु है, या सुखदेव है, उनके आदर्शों को क्या करेंगे, हम पालन। क्लियर? ये नैतिक है। और अब तुम इंकलाब जिंदाबाद थोड़ी करो, यहाँ पे बोला इंकलाब जिंदाबाद, यही करना है बोला।
नहीं लाओ, बदलाव लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक पूरा मैंने एक यूथ में एक एसोसिएशन बनाया और क्या करेंगे, परिवर्तन लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे तुम्हारी सभा में मैं शामिल हो या ना, मैं एबीवी का कार्यकर्ता बनूं ना बनूं, एनएसयूआई का बनूं ना बनूं, प्रोटेस्ट में शामिल हो ना हो, मेरी मर्जी से है। या उन लोगों के आदर्शों को मैंने पढ़ रखा है, फॉलो कर रहा हूं, मैं दिखाने का किसी को जो थोड़ी है। तो ये कैसा कर्तव्य है, ये मोरल ड्यूटी। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को क्या है, बनाए रखना है। संप्रभुता मतलब सोवरेनिटी। क्या होता है संप्रभुता, बताओ। तुम तो वैसे कर रहे खुद लेते हैं, तुम तो घर वालों से ऊपर हो। अच्छा मम्मी बात से पूछ के करते हो सब नहीं? सब बोतल ज्यादा गरम। ये इतना छोटा सा रहता है, वो आया था डिपार्टमेंट, मतलब छोटा, वो 20 साल पहले की बात है, 22 साल पहले, बहुत छोटा तो होगा। हालांकि इसकी लेंथ ऐसी है राजपाल यादव की तरह कि ग्रोथ और डेवलपमेंट तो काफी था, ग्रोथ नहीं थी। ये बेचारा बड़ी मानता है। जैसे हमारे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छी बात है, हमारे यहाँ सीनियर टू जूनियर टीम होती अभी भी है। हमारे काफी सारे सीनियर जैसे यहाँ बैठते हैं, जूनियर है, अब तो नहीं है कोई भी, तो बहुत मानते हैं सीनियर टी जूनियर टी सब जाए। हमारी यूनिवर्सिटी में एक सबसे अच्छा फायदा ये था, उस समय तो पता नहीं, सीनियर बहुत बढ़िया और अब भी सीनियर। आज ही मतलब हमारा पूरा ग्रुप है। आप आपको दे तो दिया था फिर, राइट कर दो सर। हो कहीं जाना है आज उधर का मैं उधर भी कर दिया, उधर हो। आज